Hello friends, myself Ramesh Kumar. Welcome to all of you in our channel Scholars School. आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है और वह मेन जो प्रॉब्लम है उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिटेल जानेंगे इसके बारे में, कैसे शुरुआत होती है, क्यों होती है और इसका उपाय हम लोग क्या क्या कर सकते हैं योग के थ्रू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन: द वर्ड कॉन्स्टिपेशन comes from the Latin word constipore, यानी ये जो शब्द लिया गया कॉन्स्टिपेशन लैटिन वर्ड कॉन्स्टिपोर से आया है, जिसका मतलब होता है टू प्रेस यानी कि दबाना, किसी के ऊपर दबाव डालना। क्राउड टुगेदर यानी कि एक ही जगह बहुत सारी भीड़, कम जगह में बहुत सारी भीड़। और कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो नोन एज कोस्टिवनेस एंड इरेगुलरिटी। कॉन्स्टिपेशन को और अलग शब्दों में जानेंगे तो वो क्या है? इरेगुलरिटी यानी कि असंयमित, कोई उसका सामान्यता नहीं है, कहीं कभी भी उसकी कोई नियमित रूटीन नहीं होती, असंयमित होता है, उसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन occurs when bowel movements becomes less frequent and stool become difficult to pass। कॉन्स्टिपेशन होता कब है? जब हमारी आंतों की जब हमारा बॉवल मूवमेंट यानी कि हमारे पाचन तंत्र का एक मूवमेंट पाया जाता है, उसको बॉवल मूवमेंट बोलते हैं। जब यह क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, कम हो जाए या कुछ मात्रा में हो, तो उस समय क्या होता है कि स्टूल बिकम डिफिकल्ट टू पास। आपको स्टूल करने में डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई होगी, जल्दी पास नहीं होगा। It happens most often due to changes in diet or routine or due to inadequate intake of fibers। यानी कि यह ज़्यादातर तब होता है जब आप डेली डाइट चेंज कर रहे हैं, आपके डाइट जो आपका नियमित खान पान है उसमें अगर परिवर्तन आ गया तो ये हो जाएगा। आपके रूटीन में अगर चेंजिंग आ गई, आप सामान्य रूप से जो समय में आप जगते हैं, सोते हैं, उसमें अगर बदलाव हो गया तो भी ये परेशान करेगा आपको। और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फाइबर्स यानी कि आप अगर अपने भोजन में फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं यानी रुक्षान। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, कॉन्स्टिपेशन occurs when वात, कोल्ड एंड ड्राई क्वालिटीज डिस्टर्ब। बड़े आंत के निचले भाग में वात और वहाँ पे सूखा हो जाए उस स्थान विशेष में, तो वात की मात्रा बढ़ जाने से ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे ड्राइनेस आएगा ही। तो इस कॉन्स्टिपेशन और आयुर्वेद में माना जाता है कि इससे कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है। इनहिबिटिंग इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके फंक्शंस को यह इनहिबिट कर देता, रोकता है।
प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता कोलन को। द रेमेडी इज टू ऐड वार्मथ, यानी कि वहाँ पे क्या लाना है आपको, थोड़ी सी सूखा जो ड्राइनेस है उसको थोड़ा सा गीलापन लाना है और वहाँ पे गर्मी लानी है। चिकना पदार्थ वहाँ पे आना चाहिए और हाइड्रेशन होना चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा वहाँ पे बढ़ाना है। टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू काउंटर द एक्सेस वात, यानी कि जो वात को बढ़ा रहा है तो उसको आप काउंटर एक्टिविटीज के थ्रू उसको रोकेंगे। वहाँ पे तो आपको काउंटर चीज़ें करनी है। जो सूखा ला रहा है तो वहाँ पे गीलापन लाना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है। स्ट्रेटेजीज specifically counter warts, cold and dry qualities can be very helpful in supporting the return of normal bowel movement, यानी कि bowel movement को ये नॉर्मल बनाएगा जब हम वात विरोधी चीज़ें करेंगे। यानी कि वात वहाँ पे बढ़ा है तो उसका काउंटर एक्टिविटीज शुरू कर देना है और तब हमारी जो बॉवल मूवमेंट है वो नॉर्मल रूप में आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग कि जो कॉन्स्टिपेशन के एटियोलॉजी क्या है, कारण क्या क्या है। कॉन्स्टिपेशन occurs when the large intestine absorb too much water from the stool, with the result dry and hard stool are passed। यह हमारे जब बड़ी आंत में टू मच ड्राइनेस आ जाती है, यानी कि बहुत ही सूखा हो जाता है, वहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और बड़ी आंत के जो सेल्स हैं वहाँ पे पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, उससे स्टूल में सूखापन आ जाता है और आपको स्टूल पास करने में आपको दिक्कत आती है। It may also be due to inadequate contraction of bowel walls to expel the stool and waste product, यानी कि आपका जो बॉवेल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ की जो बड़ी आंत की जो आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, उसके कारण भी स्टूल पास करने में आपको परेशानी होती है। इस प्रक्रिया से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू, अब कैसे ये होता है, क्या क्या मेन कारण है वो देखिए। पहला है पुअर डाइट, यानी कि आपके भोजन में अगर फाइबर की मात्रा नहीं है तो ये 100% आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। सेकंड है लेस इमोबिलिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप चल फिर कम रहे हैं, आपकी जो शारीरिक स्थिति है इमोबिल है, आप बहुत ही स्टैटिक रहते हैं, कहीं पे बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो इस स्थिति में आपको ये होना ही होना है। एक्सरसाइज कम है तब भी। एजिंग, यानी कि एक एज इफेक्ट भी होता है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा ये पाया जाता है। स्ट्रेस है, ट्रैवल है, यानी कि आप जब ज़्यादा तनाव लेते हैं अपने दैनिक कार्यों में उसके कारण भी ये हो जाएगा। अगर यात्रा में है तब ये क्रिएट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ है इग्नोरिंग द अर्ग टू डेफिकेट, यानी कि आपको स्टूल आ रहा है लेकिन आप जा नहीं रहे हो टॉयलेट में, तो आप बार बार उसको रोकेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट तक समझा था कि इग्नोरिंग द अर्ग टू डेफिकेट, यानी कि आप बार बार उसको इग्नोर कर रहे हैं अपने टॉयलेट को। तो
पांचवा है इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, यानी कि आप जब तरल मात्रा जो है लिक्विड है उसको कम ले रहे हैं तो इससे भी आपको ये कारण बन सकता है। और विभिन्न तरह के दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटासिड का सेवन, एंटाहिस्टामिन्स का सेवन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो खाते हैं अपने अन्य रोगों के लिए, एस्प्रिन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एट्सेट्रा। तो इन दवाइयों के सेवन से आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, ये भी कारक बनते हैं कॉन्स्टिपेशन के। सेकेंडरी टू डिजीजेज, कई तरह के आपके बीमारियां हो गई है आपको, तो उस स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, एनल फिशर्स है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, कॉलन और रेक्टल कैंसर, हाइपरग्लाइसेमिया, इस तरह की जब बीमारियां हो जाती है लोगों को, तो इन बीमारियों के कारण भी आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन जन्म ले लेता है। रिस्क फैक्टर में देखेंगे कि कौन कौन से और रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। पहला है बुढ़ापा, ओल्डर एज, फीमेल में ज़्यादा होते हैं फीमेल्स को, और एक्सरसाइज का कम होना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स में है जो कि प्रमोट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। लो कैलोरी इनटेक, यानी कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उससे कम खाना ले रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। साथ ही अब क्लिनिकल फीचर्स, कैसे हम जानेंगे कि ये पहचानेंगे कैसे कि हम किसी को कॉन्स्टिपेशन है। तो पहला जो उसका सिम्टम्स है, पासेज हार्ड स्टूल, पासेज ऑफ हार्ड स्टूल, यानी कि उसकी जो स्टूल होगी हार्ड होगी, सूखा ड्राइनेस रहेगा स्टूल में, फर्स्ट सिम्टम। सेकंड है एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट और ब्लॉटिंग, यानी कि एब्डोमिनल पेन रहेगा उसे थोड़ा थोड़ा, और डिस्कम्फर्टनेस यानी कि अनईजी फील करेगा अपने लाइफ में, और कभी कभी वोमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है। स्ट्रेनिंग ड्यू टू पासेज ऑफ स्टूल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव लेता है, मसल्स को खींचता है स्टूल पास करने में, ये फीचर्स हैं। हेडेक, उसमें नॉर्मली उसको हेडेक बना रहता है, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन उसे है। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि पूरी तरह से खुल के शौच न होना, ऐसा अगर फील कर रहा है तो उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो। ऑल्दो कॉन्स्टिपेशन इज रेयरली सीरियस बट इट इन क्रॉनिक स्टेज इट में लीड टू, और अनेक तरह की इसके रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपके पास, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो ये 5 और उसके एसोसिएट डिजीज हैं। पहला बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन, आपके जो मूवमेंट हैं हाथों की वो, उसमें रुकावट आएगी। हेमोरॉइड्स हो सकते हैं आपके बड़े आंत के अंदर, यानी कि घाव बन सकता है। और रेक्टल प्रोलैप्स हो सकते हैं, वहाँ के जो मसल्स हैं नीचे की तरफ लटक जाए। हर्निया हो सकता है, हर्निया उसका एडवांस वर्जन है रेक्टल प्रोलैप्स का, उसमें पूरी तरह से लटक जाते हैं नीचे की तरफ मसल्स।
सेप्टिक कोलाइटिस हो सकता है, स्पैस्टिक कोलाइटिस। और जब आप इन तरह के दवाइयों का यूज करेंगे तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम आ जाएंगे। जैसे कि आप रेचक दवाइयों का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, उसी पे निर्भर हैं स्टूल पास करने के लिए, तो ऑटोमेटिक है कि आप 100% कॉन्स्टिपेशन को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो इन दवाइयों पे निर्भर कम होना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने चाहिए, रूटीन मेंटेन करना चाहिए, सही समय पे खाना है, सोना है। ये सब अगर आप नेचुरली इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो इन दवाइयों पे कम निर्भर होना पड़ेगा आपको। This is not good practice, especially if these are used regularly for longer duration। जब आप लंबे समय तक इन रेचक दवाइयों का उपयोग करेंगे तो आप निर्भर हो जाएंगे उसी पे और आप नेचुरली स्टूल पास होने में आपको दिक्कत आएगी। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग में है डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑन द सेरेब्रल कोरोनरी, यानी कि आप ज़्यादा तनाव ले रहे हैं किसी चीज़ में और साथ ही साथ स्टूल पास करने के दौरान भी तनाव आ रहा है, तो उसके कारण और भी आपके ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि सेरेब्रल कोरोनरी वो प्रभावित हो सकता है आपका। पेरिफेरल आर्टेरियल सर्कुलेशन, यानी कि जो हार्ट के बाद का जो सर्कुलेशन है आर्टरीज में, वो प्रभावित हो सकता है। उसके कारण आपको सिनकपी आ सकती है, यानी कि आपको अचानक से लो बीपी हो सकता है और आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। कार्डियक इस्चीमिया, यानी कि हार्ट में आपको अचानक सा अटैक मालूम हो सकता है उसमें। और ट्रांजिएंट एक्सेमिक अटैक्स, और भी अनेक जगह पे आपको इस्केमिक अटैक्स आ सकते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं योगा थेरेपी फॉर कॉन्स्टिपेशन। हम योग को कैसे अप्लाई करके कॉन्स्टिपेशन से दूर हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन विच इज कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज एक्सट्रीमली कॉमन। यह एक बहुत ही सामान्य डिजीज है जो कि हर किसी को होता है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ऑलमोस्ट एवरीवन वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लगभग सभी ने इसे एक्सपीरियंस किया होता है। योगा हेल्प्स रिमूव and prevent all kinds of ailments through practicing asanas, pranayam and kriyas। योगा से आप कोई भी अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी डेली प्रैक्टिस करें। प्योरिटी ऑफ बॉडी इंकरेजेस प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी कि आपका शरीर जितना शुद्ध होगा उतना ही आपका माइंड भी शार्प एंड क्लीन होगा। अब योगा थेरेपी क्या है? योगा थेरेपी practice of asana and kriyas every morning helps to empty out the bowels, यानी कि आप जब डेली प्रैक्टिस करते हैं योगासनों की, प्राणायाम की और क्रियाओं की, तो वो आपको हेल्प करता है बॉवेल मूवमेंट को सही करने में। और जब आपके बॉवेल मूवमेंट सही होंगे तो आपका डेफिकेशन भी सही होता है, यानी कि बॉडी सिस्टम की जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं वो दुरुस्त हो जाती है हमारी। जैसे कि हमारा पाचन है, उत्सर्जन है, सर्कुलेशन है, सब चीज़ तंदुरुस्त रहता है योग करने से। योगा हैज़ डेवलप्ड
many postures and cleansing techniques for purification of physical body। हमारी जो स्थूल शरीर है उसको क्लींस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं योग में, उसको हम अपना करके अपनी ये जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की उसको दूर कर सकते हैं। और कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स, सो अवॉइड इट मैक्सिमम। थ्रू दिस सिंपल टेक्निक one is added in natural elimination of the waste and the mental complaints are relieved। आप जितना सजगता से योग की प्रक्रियाओं को अपनाएंगे उतने ही आप रोगों से दूर हो सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा फॉर एन आवर डेली इज प्रूवन वेरी बेनिफिशियल। ये सिद्ध किया गया है भाई कई रिसर्च के द्वारा कि जो आदमी डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से वो दूर हो सकते हैं। लेकिन आपको 1 घंटे के टाइम देना है योगा अभ्यास के लिए। योगा प्रैक्टिस में क्या क्या इंक्लूड करें कि हम अपनी जो डिसऑर्डर है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर उससे दूर हो सके, तो सबसे उसमें इंक्लूड करने के लिए बताया जा रहा है या रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है आपको क्या क्या करना चाहिए। इट शुड इंक्लूड सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड आसनास प्रैक्टिस along with breathing, and that should include bending, twisting postures like पवन मुक्तासन, हलासन, धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, बद्धकोण आसन, भुजंग आसन, वज्रासन, पश्चिमोत्तान, पादहस्तासन एंड शलभासन एक्सेट्रा। कि सभी तरह के आसनाज की आपको कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है आपके जॉइंट्स को ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हुए आप ट्विस्टिंग है, बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, सभी तरह के आसनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नाम भी आपको बता दिए गए हैं कि क्या क्या करना है। मिनिमम 5 आसनाज में बी सेलेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की रचना और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आपको कम से कम डेली 5 आसनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। एंड द प्रैक्टिस ऑफ लघु शंख प्रक्षालन क्रिया ट्वाइस अ ईयर वेरी यूजफुल। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप साल में 2 बार कम से कम लघु शंख प्रक्षालन या शंख प्रक्षालन क्रिया को अपना सकते हैं। यह लघु शंख प्रक्षालन और शंख प्रक्षालन जो दीर्घ होता है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाई जाएगी इस चैनल में, तो उसका अभी वेट कर सकते हैं आप। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है और इसको समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो हम अगली वीडियो में शंख प्रक्षालन के बारे में चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोज में। प्राणायाम लाइक्स कपालभाति क्रिया, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, उज्जाई सितकारी शीतली एंड भ्रामरी प्रैक्टिस शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर 10 मिनट्स आफ्टर आसना। जब आप आसनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कोई 2 प्राणायाम एक दिन में कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन सभी की टेक्निक आपको आने वाली वीडियोज में दी जाएगी। रिलैक्सेशन टेक्निक शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर 10 मिनट्स फॉलोड बाय मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स, यानी कि आपको प्राणायाम के बाद रिलैक्सेशन और मेडिटेशन करना चाहिए 5-5 मिनट का। एंड नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन इज कंसिडर्ड
पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। मदर ऑफ द सेवरल डिजीजेज। जस्ट इमेजिन लिविंग द गार्बेज अराउंड यू फील सिक नेचुरली बिकॉज ऑफ द स्मेल एंड इरिटेशन इटिस। यानी कि आपके शरीर में जब कचरा जमा हो जाता है तो स्वतः ही आपको अनइजीनेस फील होगा, दुर्गंध आएगी, इरिटेशन होगा आपको। तो इसलिए आपको कचरा बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज नॉट dissimilar to accumulating waste matter which create toxins in your body. If the waste is not eliminated, the body becomes more vulnerable or to disease, thus ruining your health. यानी कि आपके बॉडी में अगर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो आप जो ये स्वास्थ्य को बर्बाद कर देते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कैसे वेस्ट मटेरियल का निष्कासन करें हम। उसके लिए आपको पसीना निकालना चाहिए और डेफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, कैसे प्रॉपर डेफिकेशन हो हमारा। If the bowel do not move freely, once feel heavy and irritated. अगर उसका सही से मोशन नहीं हो रहा है क्लियरली तो वो डेफिनेटली हैवीनेस फील करेगा, इरिटेट रहेगा अपने जीवन में। एज ए कंसिक्वेंस द माइंड बिकम्स डल। उसके परिणाम क्या होते हैं कि हमारा माइंड जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, कमज़ोर हो जाता है, लेजी हो जाता है। द सफरर्स विल बीइंग इज अफेक्टेड। उसकी जो अच्छा होने की संभावना है वो प्रभावित हो जाती है। आसनाज हेल्प अस टू कीप द बॉल फ्री विच आइदर मेंटेन और रीगेन गुड हेल्थ। आप जब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आसन हेल्प करता है आपको रीमेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ को। व्हेन प्रैक्टिस रेगुलरली दे कीप आवर माइंड शार्प। हमारा माइंड को, अपना जो ब्रेन है उसको तेज करता है। द सेंस कीन एंड इंक्रीज द बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीज। रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से हमारा माइंड शार्प तो होता है, साथ ही साथ हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उसकी जो ग्रहण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और रोगों से लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की वो इंक्रीज होती है इससे। फर्दर आगे रेगुलराइजिंग द डाइट, ड्रिंकिंग सफिशिएंट फ्लूइड पर्टिकुलरली वाटर also an important part to combat constipation। अगर सही रूप से आप कॉन्स्टिपेशन पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको रेगुलर वे में मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि रेगुलर टाइमिंग पे डाइट होना चाहिए आपकी और सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक कीजिए फ्लूइड्स को, लिक्विड को, स्पेशली वाटर। पर्टिकुलरली वाटर को आपको इनटेक को बढ़ाना है और इस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपके मन में किसी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप निश्चिंत बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस को रखें, आपको यहाँ से सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। वैसे तो हम लोग वीडियोस प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों दोस्तों से शेयर करके इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाइए ताकि ये जो योग यात्रा है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके।